जो है ना ग्रोथ रेट के हिसाब से पढ़ा था कि हम लोग कैसे जो है ना अपने स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू ग्रोथ रेट्स, ठीक है ना। जो हमारे पास एक ये आप लोगों का मैंने बताया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, इसमें आपको दो चीज़ें बताई थी। आपके पास एक कॉर्पोरेट इंसाइडर होता है जिसके पास रियल इन्फॉर्मेशन होती है इंटरनल कंपनी की और रियल इन्फॉर्मेशन होती है रिस्क की, ठीक है। और एक आपके पास होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो होता है ना वो इन्फॉर्मेशन, उसके पास रियल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इंसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो चीज़ें परसीव कर रहा होता है, ठीक है। तो जो हमने डिविडेंड ग्रोथ वाले फार्मूलाज पढ़े थे वो इस साइड के फार्मूला थे, ठीक है। कि अगर आपका इन्वेस्टर किसी स्टॉक की प्राइस को प्रोजेक्ट करना चाह रहा है तो वो कैसे प्रोजेक्ट करेगा, वो परसीव करेगा कैश फ्लोज को, अपकमिंग कैश फ्लोज को, फर्म की, और रिस्क को परसीव करेगा और इसकी बेसिस पे स्टॉक प्राइस को मेजर करेगा। जब आप बात करते हैं इनसाइडर की, ठीक है ना, तो जो फर्म के अंदर बंदे मौजूद हैं उनके पास रियल इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जब आप इनसाइडर की बात करेंगे तो इनसाइडर जो है उसके पास चूंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो वो बेहतर तरीके से स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे स्टॉक की, तो आपके पास ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू इनसाइडर फाइंड आउट कर रहा है और जो इन्वेस्टर फाइंड आउट कर रहा है, इन रियलिटी जो है वो क्या होने चाहिए, वो दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए। अगर इसमें इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ठीक है, ये डिसिमिलर होंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ पे रूम होगा इन्वेस्टमेंट या डिस इन्वेस्टमेंट का। वो कंप्लीट डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आप लोगों ने बेसिकली ग्रोथ के मॉडल पढ़े थे जिसमें आपने सबसे पहले कांस्टेंट ग्रोथ का मॉडल पढ़ा था कि कांस्टेंट ग्रोथ का जो मॉडल है उसमें बेसिकली क्या फार्मूला उसका कि D1 डिवाइडेड बाय RS माइनस जी। RS आपके पास क्या होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और जी होता है ग्रोथ रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म। यानी कि आपके पास जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है नेक्स्ट पीरियड का, अगर आपके पास कांस्टेंट ग्रोथ है तो आप क्या करें, उसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में से ग्रोथ रेट माइनस करके उसे डिवाइड कर लें तो आपको स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। लेकिन ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो फाइंड आउट कर रहा होगा, ये कौन कर रहा होगा, ये इन्वेस्टर कर रहा होगा। किस बेसिस पे कर रहा होगा, फ्यूचर कैश फ्लोज की बेसिस पे। जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज किसी भी शेयर से रिलेटेड हो सकती हैं, वो क्या हो सकती हैं, उसकी स्ट्रीम ऑफ इनकम इन शेप ऑफ डिविडेंड, ठीक है ना। अगर आपको डिविडेंड पता है किसी भी स्टॉक का, स्ट्रीम ऑफ इनकम की फॉर्म में, बेसिकली इनकम यही है ना किसी भी स्टॉक के अगेंस्ट, या डिविडेंड है या कैपिटल गेन है, तो डिविडेंड बेसिकली आपको एक ऐसी स्ट्रीम ऑफ इनकम है जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेसिस ऑन द पास्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या बेसिस ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म। तो आप उसको यूज करते हुए किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये कौन सी ग्रोथ होती है, ये आपकी कांस्टेंट ग्रोथ होती है। ऐसे ही है बच्चों, याद रिकॉल किया थोड़ा बहुत आप लोगों ने? यस सर। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो एजम्पशन है, इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, वो क्या है कि इसको कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल के लिए कि आपका जो RS है वो हमेशा ग्रोथ रेट से कम होना चाहिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमेशा ग्रोथ रेट से लेस होगा। और अगर कांस्टेंट ग्रोथ मेथड आप यूज कर रहे हैं तो जो आपकी ग्रोथ है उसकी एजम्पशन यही है कि कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं हो सकती फ्यूचर में। उस बेसिस पे आप अपनी जो है इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक यील्ड आप लोगों ने पढ़ ली थी, बॉन्ड यील्ड आप लोग पढ़ चुके हैं। स्टॉक यील्ड आपको समझ में आ गई थी कि डिविडेंड यील्ड क्या होती है, कि नेक्स्ट पीरियड का डिविडेंड डिवाइडेड बाय P0, और कैपिटल गेन यील्ड क्या होती है, चेंज इन शेयर प्राइसेस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। और टोटल रिटर्न की जब हम बात करेंगे तो वो डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी जीरो ग्रोथ रेट की। जीरो ग्रोथ रेट किस वक्त एप्लीकेबल होता है, जब आपके डिविडेंड में ग्रोथ ना हो रही हो। और वो किस सूरत में हो सकता है, कि अगर आपके पास जो स्टॉक है वो प्रेफर्ड स्टॉक हो। प्रेफर्ड स्टॉक में आपकी जो डिविडेंड है वो कांस्टेंट होता है फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसका जो फार्मूला है वो बेसिकली क्या बन जाता है, उसका फार्मूला बन जाता है आपका डिविडेंड डिवाइडेड बाय R अंडरस्कोर S, ठीक है ना। आपका क्या फार्मूला बन जाता है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय R अंडरस्कोर S, ठीक है। अगर आपको डिविडेंड पता है और आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पता है तो किसी भी स्टॉक जिसमें 0% ग्रोथ है, यानी कि वो परपेचुइटी है। परपेचुइटी किस फॉर्म में हो सकती है, कि अगर वो प्रेफर्ड स्टॉक है तो आप उसकी प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका डिविडेंड चूंकि फिक्स होगा उसको आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
फिर हमने बात की सुपर नॉर्मल ग्रोथ की। सुपर नॉर्मल ग्रोथ में आप लोगों को क्या बताया गया था कि अगर आपका ग्रोथ रेट जो है वो नॉन कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, तो उस सूरत में आप लोगों के पास क्या होता है कि अगर आपका ग्रोथ रेट, आपका जो कांस्टेंट ग्रोथ रेट है उससे एक्सीड कर रहा है, तो आपकी फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड में है। उसके लिए एग्जांपल्स वगैरह हमने डिस्कस की थी काफ़ी सारी। उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सुपर नॉर्मल ग्रोथ का। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा होता है कि आपका ग्रोथ रेट जो होता है वो आपका इनिशियली डिफरेंट होता है और बाद में जाके फ्यूचर में जाके कांस्टेंट हो जाता है। तो उस सूरत में जो आप मॉडल यूज़ करते हैं वो सुपर नॉर्मल ग्रोथ का मॉडल यूज़ करते हैं। उसकी भी हमने डिटेल से डिस्कशन कर ली थी। बहरहाल आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आज इसके सवाल एक आध लास्ट रह गया है मेरा ख्याल में, उसको हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है ना इसकी क्लैरिटी आ जाए। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं। ये वाला जो मॉडल अभी तक आपने डिस्कस की है, ये आपका, ये जो आपको पिक्चर या जो मॉडल बताया गया था, ये इसकी राइट लेग थी, ठीक है ना। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था? ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब हम बात कर रहे हैं इसकी लेफ्ट लेग की। अगर आप इनसाइडर हैं, अगर आप फर्म के अंदर मौजूद हैं, आपके पास ट्रू इन्फॉर्मेशन फर्म की अवेलेबल है, तब आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? मुझे एक बात बताएं कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या हो सकती है? ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है ना आपका, एनीवन, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या हो सकती है बच्चों? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में बेसिकली आप लोग क्या कर रहे होते हैं? फ्यूचर कैश फ्लो को डिवाइड कर रहे होते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट से, ठीक है ना। और फ्यूचर कैश फ्लो किस फॉर्म में आती है? डिविडेंड के फॉर्म में। आपके पास अब क्या क्या चीजें आ गई इस फॉर्मूले को? अगर आप देखें तो करंट प्राइस ऑफ स्टॉक आ गई, डिविडेंड आ गया और आर एस माइनस जी आ गई। किसी भी फर्म का ग्रोथ रेट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कर सकते हैं ना सर? बच्चों एक बार क्वेश्चन दोबारा जी जी, मैं आप जो जो समझा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ना आप कोशिश करें समझने की। ये फार्मूला आप समझ तो गए ना? फार्मूले में तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, अगर आप कांस्टेंट ग्रोथ वाला मॉडल लगाएंगे तो आपके पास क्या फार्मूला होगा? पी नॉट इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाई आर एस माइनस जी, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। अगर आप इसमें देखें, पी नॉट आपके पास क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। और ये आप किस तरह फाइंड आउट कर रहे हैं? आप फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर रहे हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट से। और फ्यूचर कैश फ्लो आपके पास क्या है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ठीक है ना, यही बात है। अच्छा, जी ग्रोथ रेट किसी फर्म का आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका आपको पता होता है? जी जी सर, पता होता है। बिल्कुल क्या पता होता है? होता है। डिविडेंड, क्या डिविडेंड जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी फर्म का फ्यूचर में? वो तो निकालना पड़ता है ना सर, एक्सपेक्ट कर सकते नहीं, हैं हम बस। मेरा क्वेश्चन दोबारा समझने की कोशिश करें। हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, ठीक है ना। फॉर्मूले की लिमिटेशन में हमने देख लिया कि ग्रोथ रेट तो लिमिटेशन नहीं है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी लिमिटेशन नहीं है। क्या डिविडेंड इसकी लिमिटेशन बन सकती है? इसके लिए मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी फर्म फ्यूचर में आपको कितना डिविडेंड देगी? सर क्वेश्चन तो ये है ना, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड प्राइस टुडे इफ ग्रोथ रेट इज जीरो? अगर हमारा हाँ ग्रोथ जी, रेट मतलब सिफर है वो तो हमारा वो डिविडेंड छोड़ दें फ्यूचर अभी में ना, क्या हो? ठीक है ना। अच्छा मैं जी आपकी बात सर। बिल्कुल समझ गया। मेरा सवाल का जवाब देने की कोशिश करें कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी फर्म आपको फ्यूचर में कितना डिविडेंड देगी? अगर जी आपको जी कर ग्रोथ रेट सकते हैं। पता भी हो, जी जी कर सब कुछ सकते कर हैं। सकते हैं, श्योर है। क्या जी जी फर्म कर के लिए सकते डिविडेंड देना लाजमी होता कर है? सकते होता है सर। फर्म फर्म के जी लिए सर। डिविडेंड देना इन्वेस्टर को लाजमी होता है? जी होता है सर। ये किसने कहा आपको? सर केस पे नहीं, डिपेंड लाजमी नहीं करता है। होता सर, मर्जी है दे दे दो। सर केस बेटा पे देखो, डिपेंड करता है कि क्या मेरी करना बेटी है। और बच्चों, सारे के सारे दोबारा गौर से सुन लो। डिविडेंड जो होता है वो फर्म का की मैनेजमेंट का प्रोग्रेटिव होता है। अगर फर्म जी जी चाहेगी सर। तो आपको डिविडेंड देगी, अगर नहीं चाहेगी तो क्या करेगी? वो रिटेन करके री इन्वेस्ट कर देगी। बात समझ में आ रही है जी मेरी? सर, बिल्कुल ऐसे। जी 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 सर। सर। सबको समझ में आ गई है? फायदा आपको समझ में आ गई है? रमीज वगैरह आप सबको समझ में आ गई है? देखिए, जी डिविडेंड सर। जो है किसी भी फर्म की मैनेजमेंट का प्रोग्रेटिव है, वो दे ना दे ये उसकी चॉइस है। आप उससे लड़ नहीं सकते कि यार आपने डिविडेंड क्यों नहीं दिया। इसलिए इस फार्मूले की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि आपका जो डिविडेंड है
आप एक्सपेक्टेशन तो कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में मिल जाएगा, लेकिन फर्म देगी या नहीं देगी ये आपके अख्तियार में नहीं होता। ठीक है, ठीक हो आपने गया। एक्सपेक्ट करके रेट कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर फर्म ने नहीं दिया तो फिर आप क्या करेंगे? सू कर देंगे ठीक सर। है ना, सू भी नहीं कर सकते आप बेटा, ये भी राइट नहीं है आपके पास। ठीक है ओहो ना, चलें ठीक है। आपकी फर्म ठीक है। रिटेन कर सकती है इस फंड्स को जो उसने जनरेट किए हैं फॉर द पर्पज ऑफ री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सर सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि आप किसी भी फर्म का डिविडेंड जो है वो एक्सपेक्टेड डिविडेंड 100% श्योरिटी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उस सूरत में क्या होता है कि जो ज़्यादा बेहतर मॉडल है वो कौन सा मॉडल है आपके पास? कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है, ये बेसिकली जिसके पास फर्म की इनसाइड इंफॉर्मेशन है वो बेहतर तरीके से कैलकुलेट कर सकता है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मॉडल के थ्रू किसी भी फर्म की शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, आप लोगों ने इनिशियल चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में और फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था फ्री कैश फ्लो मेथड। फ्री कैश फ्लोज याद है आपको? व्हाट आर फ्री कैश फ्लोज, एनीवन? सर फ्री कैश जी फ्लो बेटा, चैप्टर 2 में पढ़ा था ना सर वो, और 1 में था जी ना जी, वो। क्या पढ़ा था आपने फ्री कैश फ्लोज में? कैश फ्लोज which are available for, डिस्पोजल सर। देखिए फर्म की तीन साइड होती है ना, मेरी बात जी सुने, सर। फर्म की तीन साइड होती है। फर्म के लिए फंड्स की कहाँ कहाँ जरूरत होती है? नंबर वन ऑपरेशंस को होती है, जी इसके सर। बाद कहाँ होती है? शेयर होल्डर्स को होती है, इसके बाद कहाँ होती है? बल्कि सबसे पहले डेटर्स को होती है, इसके बाद कहाँ होती है? शेयर होल्डर्स को होती है। ये तीन बंदे हैं। ठीक है, जी सर। ऑपरेशंस की जो कैश फ्लोज है उनकी रिक्वायरमेंट को तो हम नहीं रिमूव कर सकते ना किसी सूरत में भी। जी सर। अगर फर्म के ऑपरेशन को फंड्स की जरूरत है तो कैश फ्लोज उसके लिए हर हालत में रिक्वायर्ड होंगी, वो आपको देनी पड़ेंगी। जो ऑपरेशन से कैश फ्लो बच जाती हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसमें? जो आपके फर्म के लोन वाले डेट होल्डर हैं और जो आपके शेयर होल्डर हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फ्री कैश फ्लोज कौन सी कैश फ्लोज हैं? वो कैश फ्लोज, दोज कैश फ्लोज विच आर अवेलेबल टू द फर्म्स डेटर एंड शेयर होल्डर आफ्टर मैनेजिंग द ऑपरेशंस ऑफ द फर्म। ठीक है ना, तो वो कैश फ्लोज जो कि ऑपरेशंस मैनेज करने के बाद अवेलेबल होती है डेटर्स और शेयर होल्डर्स को, तो उसको क्या कहा जाता है? फ्री कैश फ्लो। याद आ गया बच्चों? ठीक है सर। याद आया बेटा कि नहीं आया? आ गया सर, आ गया। गुड हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने बात की कि फ्री कैश फ्लोज में करना क्या होता है। जैसे आपने डिविडेंड कॉस्ट एंड ग्रोथ मेथड में किया था, आप उसको डिस्काउंट कर रहे थे। फ्री कैश फ्लोज को भी आपने क्या करना होता है? उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू किस बेसिस पे फाइंड आउट करनी है। वहां पे हम लोगों ने क्या यूज किया था? वहां पे हम लोगों ने यूज किया था रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही यूज होगा। आप लोगों से बार बार डिस्कशन हो चुकी है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ फर्म। इसको दोबारा समझ लेते हैं। आप लोग भूल चुके होंगे यकीनन, इतने अरसे से आप लोगों के जो है ना जहन जो है वो क्लोज पड़े हुए इस मामले में, तो बिल्कुल जहन से निकल गया होगा। किसी भी फर्म्स के लिए फंड के सोर्सेज क्या क्या हैं? फंड के सोर्सेज क्या क्या होते हैं बच्चों? बच्चों फंड के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट होता है ना सर एक। वो बेटा इन्वेस्टमेंट तो बाद में करते हैं, पहले फंड्स अरेंज करते हैं। कोई भी फर्म फंड अरेंज करती है तो किस तरीके से कर सकती है? कैपिटल सर। या डेट ले ले, लोन। या फिर क्रेडिट से लोन ले ले, या फिर पेशेंस इक्विटी रेज कर ले। जी, जी सर। या इक्विटी रेज करे या फिर लोन ले ले, ये दो ही चीजें। ठीक है, ऐसे ही है ना बच्चों? आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? आप खामोश हो गए सारे। जी जी सर, हाँ अच्छा, जी। अच्छा, डेट ले ले या फिर इक्विटी ले ले, कोई भी फर्म अपने सोर्सेज ऑफ फंड को इन दो तरीकों से मैनेज कर सकती है। अब डेट की कोई ना कोई कॉस्ट फर्म को पड़ रही होती है ना, ऐसी बात है। कॉस्ट ऑफ डेट भी होती है आपके पास, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी होती है, यही बात है। जी सर। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है? इंटरेस्ट। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है? डिविडेंड। जी सर। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा?
कॉस्ट ऑफ डेट जो होती है वो इंटरेस्ट होती है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो डिविडेंड होती है। ये बेसिकली दोनों मिलके आपकी फर्म की क्या बन जाती है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बन जाती है। इंटरेस्ट और डिविडेंड यानी कॉस्ट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है किसी भी फर्म की क्या होती है, टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स होती है। ठीक है, अब हम लोग कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी फर्म 100% इक्विटी पे नहीं चल रही होती। ठीक है, कोई भी फर्म 100% इक्विटी पे भी नहीं चल रही होती और 100% डेट पे भी नहीं चल रही होती। क्या हो रहा होता है, फर्म में कोई ना कोई परसेंटेज होती है। हो सकता है 50-50 की परसेंटेज हो सकता है 60-40 की परसेंटेज हो सकता है 70-30 की परसेंटेज हो। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि फर्म में हमेशा क्या हो रहा होता है, कोई ना कोई परसेंटेज होती है आपकी फाइनेंसिंग की। ठीक है, आप हो सकता है कि 70% इक्विटी में हो, 30% डेट में हो, 60% इक्विटी में हो, 40% डेट में हो, 50% इक्विटी में हो, 50% डेट में हो, या अदर वे अराउंड भी हो सकता है। ठीक है ना, समझ रहे बात आप लोग सारे के सारे। तो इस सूरत में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि आपको जो कॉस्ट पड़ रही होती है वो बेसिकली क्या हो रही होती है, आपको दोनों की कॉस्ट, कंबाइन कॉस्ट जो पड़ रही होती है वो फर्म की ओवरऑल फंड्स की कॉस्ट होती है। उसको हम नाम देते हैं, क्या देते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कुछ याद आया आप लोगों को? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल याद आ गया बेटा? ठीक है ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है कि आपकी फर्म की डेट की कॉस्ट क्या है प्लस इक्विटी की कॉस्ट क्या है। ठीक है, और इसको वेट्स के हिसाब से अगर सपोज करें 50% डेट है और 50% इक्विटी है, तो जो डेट की कॉस्ट है वो और इक्विटी की कॉस्ट है वो वेट के हिसाब से ओवरऑल फाइंड कर लेंगे, ओवरऑल कॉस्ट आपको क्या पड़ रही है। तो कम से कम जो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। यानी कि अगर आपको सपोज करें कि 15% आपके फंड की कॉस्ट पड़ रही है, तो मिनिमम आपकी अर्निंग कितनी परसेंट होनी चाहिए? अगर कॉस्ट आपकी है तो मिनिमम अर्निंग कितनी परसेंट होनी चाहिए? मिनिमम अर्निंग 15% ही होनी चाहिए जो आपकी कॉस्ट है। कॉस्ट से ऊपर चली जाए अर्निंग तो वेल एंड गुड है, लेकिन कम से कम अर्निंग आपकी 15% होगी, तब आपकी फर्म क्या होगी, फायदे में होगी। अदरवाइज आपकी फर्म को कोई फायदा नहीं होगा। तो बेसिकली जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं तो यहाँ पे जो चीज़ यूज होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन फॉर्म ऑफ वैक होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना, आप लोग उसकी बेसिस के ऊपर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बेसिस के ऊपर आप लोग फाइंड आउट करते हैं अपनी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर फर्म्स फ्री कैश फ्लोज। ठीक है, फ्री कैश फ्लोज आर द फर्म आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम लेस नेट कैपिटल इनकम इन्वेस्टमेंट। ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। बेसिकली क्या होता है फ्री कैश फ्लोज, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका क्या मतलब है, ईपीआईटी। ईपीआईटी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ना? जी जी सर, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो होता है ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी शामिल है, इसमें आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी शामिल है। इनको कवर करने के बाद आपके पास क्या आता है, आपका नो पैट आता है। और नेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आपकी दो चीज़ें शामिल होती हैं, अगर आप लोगों को याद होगा। एक होता है चेंज इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म एसेट्स, और एक होता है चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये अगर आप फार्मूला रिकॉल करें सेकंड या थर्ड चैप्टर से तो आपके पास आ जाएगा कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू 1 माइनस टी करेंगे तो आपका नो पैट आ जाएगा, और नेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप इसमें से लेस कर देंगे तो आपके पास वो कैश फ्लोज आ जाएंगी। अब आप देखें इसमें ऑपरेशन सारे के सारे कवर हो गए। रिमेनिंग कैश फ्लोज किसकी रह जाएंगी, या फिर डेटर्स की होंगी या फिर शेयर होल्डर्स की होंगी। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ गई बात? अगर आपने किसी भी फर्म की मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर कैश फ्लोज जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं वो उसको क्या करेंगे, उसको आप डिस्काउंट करते जाएंगे। किसकी बेसिस के ऊपर, किस बेसिस के ऊपर डिस्काउंट करेंगे आप? डिस्काउंट करेंगे बैक बेसिस के ऊपर। बैक आपके पास बेसिकली क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले मार्केट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि मार्केट वैल्यू आपके फर्म की क्या आ रही है। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म अगेन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्री कैश फ्लोज निकालने के बाद उसको डिस्काउंट कर देंगे आप। सेम वही मेथड है पहले वाला जो आप पहले पढ़ते आए हैं अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में।
इसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें से अपने फर्म की डेट और प्रेफर्ड स्टॉक की मार्केट वैल्यू माइनस कर देंगे, मार्केट वैल्यू, ठीक है, और उसमें से माइनस करेंगे, उसमें सॉरी ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। अगर कोई आपके पास एक एसेट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जो कि ऑपरेशंस में यूज नहीं हो रहा, तो उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो ऐड बैक कर देंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली ये फार्मूला भी आप लोग वैसे पहले देख चुके हैं। जब आप मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक फाइंड आउट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म जो आपने इस जगह से फाइंड आउट की है इक्वेशन 1 से, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म में से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड प्रेफर्ड स्टॉक माइनस कर देंगे, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड प्रेफर्ड स्टॉक माइनस करने के बाद उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स ऐड कर देंगे। इसका एक और मेथड भी हो सकता है, वो क्या होता है बच्चों, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज आपके पास बैलेंस शीट में दो साइड्स होती है ना, या एसेट्स होते हैं या लायबिलिटीज होती हैं, ऐसे ही है। यस सर। जी सर। या तो आप मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट फाइंड आउट कर लें, या फिर आप मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज फाइंड आउट कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगी, किसी भी फर्म की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात की, ठीक है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम पहले देख चुके हैं। बहरहाल इस वाले से स्पेसिफिक इस चैप्टर से रिलेटेड है, ये आपने फार्मूलाज याद रखे हैं, कॉन्सेप्ट आप पहले इनिशियली कवर कर चुके हैं। आपने मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक निकालनी है, तो बेसिकली क्या होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड प्रेफर्ड स्टॉक प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। ये सब कुछ करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। और अगर मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक आपने फाइंड आउट कर लिया, आपको शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसको शेयर आउटस्टैंडिंग से डिवाइड कर देंगे मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक को, तो आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर आ जाएगी, ठीक है बेटा। जी सर। समझ आ गई बेटा? जी सर। ओके। इसके बाद बेसिकली कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, कुछ इसमें डिस्कस हो चुके हैं कि नॉट ऑल द फर्म्स पे डिविडेंड and dividends are difficult to forecast. Therefore, corporate valuation model is preferred over dividend growth model. Corporate valuation model like dividend growth model assume that after specific time free cash flows grow at constant rate. यानी कि ये वाला जो मॉडल है ये भी इस चीज को assume करता है, जिस तरह डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में था ना कि आफ्टर सम पीरियड जो है आपकी कैश फ्लोज ग्रो करेंगी एट कांस्टेंट रेट, तो ये भी इस चीज को assume करता है, ठीक है। और फाइनली टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू वहां पे हमने एक लफ्ज पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा, होराइजन वैल्यू। इसका क्वेश्चन भी था आप लोगों के पास। होराइजन वैल्यू या टर्मिनल वैल्यू बेसिकली कौन सी, ये दोनों सेम नाम है। ये वो वैल्यू है जहां पर आपकी ग्रोथ फर्म की कांस्टेंट होगी, ठीक है। सुपर नॉर्मल या नॉर्मल से कांस्टेंट हो, सुपर नॉर्मल से कांस्टेंट हो जाएगी, वो जो वैल्यू होगी वो टर्मिनल वैल्यू कहलाएगी या होराइजन वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। जी सर। इसमें आ गई बच्चों, ये एक जस्ट क्वेश्चन वैसे गिवन है, इसमें ये आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी बुक में भी काफी सारे क्वेश्चन हैं, वो आपको फिर वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। लेकिन बहरहाल इसमें आपको बताया गया कि एक फर्म है जिसकी फ्री कैश फ्लोज है 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन फॉर ईयर 1, 2 and 3। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC is 10%. आफ्टर थर्ड ईयर फ्री कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट कांस्टेंट रेट ऑफ 6%. इफ द फर्म हैज 40 मिलियन इन डेट एंड हैज 10 मिलियन आउटस्टैंडिंग शेयर, व्हाट इज द फर्म इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। बेसिकली आपने क्या करना है, इस फर्म की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस गिवन डाटा के ऊपर। यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक फर्म है जिसकी ईयर 1, 2 and 3 पे फ्री कैश फ्लो जो एक्सपेक्टेड है वो कितनी कितनी आ रही है। पहली -5 मिलियन की है, दूसरी कितनी है 10 मिलियन की, और तीसरी कितनी है 20 मिलियन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपकी ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाएगी। अभी तो नॉन कांस्टेंट चल रही है ना, इसके बाद आपकी ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाएगी कितने रेट पे, 6% के रेट, ठीक है। इस टाइमलाइन को देखते हुए आपको पिछला चैप्टर याद आ जाना चाहिए कि यही चीज आप पहले पढ़ते आए हैं। आपने बेसिकली क्या करना है, ईयर 3 पे फर्म की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, ईयर 3 के ऊपर। और इसके बाद ये जो भी आंसर आएंगे इनको आपने डिस्काउंट कर लेना है ईयर 0 पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस फर्म की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करके आपने क्या कर लेना है, 10 मिलियन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फर्म की इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। बहरहाल अभी हम क्वेश्चन करते हैं आपके बुक से, ये तो एक एग्जांपल गिवन है, इसमें तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, लेकिन बुक से ज़रा बेहतर तरीके से आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। आपकी मेरे ख्याल बुक से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला।
ओके बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। वैसे आप लोगों को ज़्यादा इसमें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ये है वैसे सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा बेटा ये, अच्छा एक मिनट शेयर करा दूँ आपको पहले मैं। क्वेश्चन है, शोम इंडस्ट्रीज retain and reinvest all its earnings. So Shom does not pay any dividend and it has no plans to pay dividend anytime soon. A major pension fund is interested in purchasing Shom stock. The pension fund manager has estimated Shom free cash flows for next 3 years as follows: 5 million, 9 million and 12 million. After 3 years, free cash flows is projected to grow at constant 4%. Shom WACC is 10%. Market value of its debt and preferred stocks totals at 27.2727 million, and Shom has 10 million in non-operating assets. It has 5 million shares of common stock outstanding. What is an estimate of Shom's stock price? ठीक हो गया बेटा? अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि हम टाइमलाइन बना लें ताकि क्लैरिटी आ जाए हमारे पास। 1 2 3 4 अच्छा जी, ईयर 1 पे इस फर्म की एक्सपेक्टेड है 5 मिलियन की कैश फ्लो पॉजिटिव, ठीक है। 9 मिलियन की ईयर 2 पे एक्सपेक्टेड है और 12 मिलियन की ईयर 3 पे एक्सपेक्टेड है। इसके बाद आपका कांस्टेंट ग्रोथ रेट है, कितना ग्रोथ रेट है कांस्टेंट? 4%, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपने इसकी जो है वैक गिवन है, गिवन क्या क्या आपको वैक बता दिया गया है। वैक कितना है? 10%। वैक समझ गए ना आप लोग क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि आपकी डेट और इक्विटी की एवरेज कॉस्ट क्या है, वो 10% है, ठीक है। आपकी वैल्यू ऑफ डेट जो है एंड प्रेफर्ड स्टॉक कितनी है? 27.27 मिलियन। अच्छा, इसके बाद आपके नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हैं वो कितने हैं? नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हैं आपके 10 मिलियन के और आपके आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपके हैं वो 5 मिलियन, 10 मिलियन आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो 5 मिलियन, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करनी है? मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म, ठीक है। वो कैसे निकलेगी? अब आपके पास ये गिवन है कि 5 मिलियन की एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ रही है ईयर 1 पे, ईयर 2 पे 9 की है, ईयर 3 पे 12 की है, लेकिन इसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ है कितने में? 4%। अब सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि ईयर 3 पे एक्सपेक्टेड जो फर्म की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर देनी चाहिए, ठीक है ना। जो फ्यूचर की एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं वो हमें फाइंड आउट कर देनी चाहिए। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? FCF4 इक्वल टू, सॉरी FCF3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसके बाद सिलसिला है ना, आपके पास क्या आ जाएगा? FCF4 डिवाइडेड बाय वैक माइनस जी। फार्मूला को याद है? ये वही फार्मूला है जो आप पहले देख चुके हैं। इसमें FCF4 की 4 कितनी बन जाएगी? ईयर 4 पे क्या एक्सपेक्टेड आपकी कैश फ्लो बनेगी, फ्री कैश फ्लो बनेगी, कैसे फाइंड आउट होगी? इसको यूं कर सकते हैं हम 12 इंटू 1 प्लस 0.04 जी सर, कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 10 कर सकते हैं कि आपके पास 12 जो है वो ईयर 3 की कैश फ्लो है। इसके बाद कांस्टेंट कैश फ्लोज फ्यूचर में सॉरी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 4% की। तो अगर आप इसको 4% पे कंपाउंड कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? आपके पास नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ जाएगी,
ठीक है ना। हाँ जी। तो इसको डिवाइड कर देंगे आप वैक माइनस जी से। वैक माइनस जी कितनी बनती है? वैक कितना है 10% आपके माइनस पास? सर 10 माइनस 0.04। ठीक है, इसको सॉल्व 0.04 जी करेंगे सर। आंसर आता है 12 इंटू 1.04, 12.48 आ गया, डिवाइडेड बाय 0.06। तो ये आपके पास बन गई 208 मिलियन ईयर 3 के ऊपर। ठीक है, ये किस सूरत में है कि जब आपकी फ्यूचर में कांस्टेंट ग्रोथ है। आप ईयर 3 पे आपको 12 मिल रहा है, लेकिन इसके बाद जो फर्म की कैश फ्लोज अप टिल इंफिनिटी एक्सपेक्टेड है कांस्टेंट ग्रोथ रेट पे, वो कितनी है? 208। तो अगर हम इनको टोटल कर लें तो 5 आपके पास यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 220। ये 3 कैश फ्लोज बन जाएंगी। साथ ही मेरे बच्चों के घर चले गए हो सारे? इधर ही हूँ सर। वैसे तो घर ही चले गए, गुड हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है इन तीनों। जी जी बेटा, जी सर घर में इधर ही ही है है सर। अपने। हाँ घर में ही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन तीनों कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगी? फर्म की स्टॉक की मार्केट वैल्यू, सॉरी फर्म की मार्केट वैल्यू। ठीक है, अगर आप इन तीनों को डिस्काउंट करेंगे तो आप क्या, आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी? फर्म की मार्केट वैल्यू। डिस्काउंट आप कैसे करेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैसे फाइंड आउट होगी? 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बैक है ना, प्लस 9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 रेज टू द पावर 2 प्लस 220 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 रेज टू द पावर 3। यही मेथड है, यही मेथड है। पहले सवालों में आप, क्वेश्चन में आप यही करते आए हैं ना। इसको सॉल्व करके बताएं बेटा क्या आंसर आता है। आप लोग भी तो मेहनत कर लें। वन 177.27 इस फर्म की मार्केट वैल्यू बनती है फ्यूचर में। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब हमने क्या करना है, अब हमने इस फर्म की वैल्यू ऑफ क्या निकालनी थी? क्या निकालनी थी बेटा? बोले ना। जो क्वेश्चन ऊपर है ना। तो ऊपर रह गए। हमने बेसिकली निकालनी क्या थी? जो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी। सबसे पहले आपने मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड आउट कर ली है ना। ये आपके पास क्या आई जी है? जी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आई है। इसके बाद आपने क्या निकालनी है? मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक। ऊपर जो आई है वो क्या आई है? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगी? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म माइनस, क्या माइनस करेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड प्रेफर्ड स्टॉक प्लस नॉन ऑपरेटिंग एसेट। ठीक है, ये 3 चीजें थी। याद है अभी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था? जी आपको सर। फार्मूला एक बार फिर दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए। देखिए, फर्स्ट स्टेप तो आपने कर लिया। आपने फ्री कैश फ्लोज को क्या किया? डिस्काउंट कर लिया है इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। ठीक है, अब आपने क्या करना है? मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक निकालनी है। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आपने निकाल ली है, कॉमन स्टॉक निकालनी है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म में से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड प्रेफर्ड स्टॉक माइनस करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स की मार्केट वैल्यू को ऐड बैक कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक आ जाएगा। ठीक है,
तो आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ फंड कितनी फाइंड आउट हुई है? 177.27। मार्केट वैल्यू ऑफ डिविडेंड और प्रेफर्ड स्टॉक ऊपर गिवन थी, कितनी थी? 27.2727। और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स भी ऊपर गिवन थे, कितने के थे? 10 मिलियन। ठीक है, ये लिखा हुआ 10 मिलियन इन नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, तो ये एड बैक हो जाएंगे। तो आपके पास इस फंड की मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी? ये भी मैं ही सॉल्व करूं? सर कर रहे हैं सर, एक मिनट। 159.9 सर। यानी कि 160 मिलियन इसकी फर्म की मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक है। जिस फर्म की ओवरऑल मार्केट वैल्यू 177.27 है, उसकी स्टॉक की मार्केट वैल्यू जो है कितनी है? 160 मिलियन की। ठीक है, अब आपके पास स्टॉक की मार्केट वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? पी नॉट। पी नॉट कैसे निकलेगा? मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक कितने हैं? 160 है, और आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं? क्वेश्चन में कितने गिवन थे? क्वेश्चन में गिवन है 5 मिलियन शेयर्स इस फर्म के आउटस्टैंडिंग है, डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी इस फर्म की वैल्यू? 32 डॉलर इस फर्म के स्टॉक की पर शेयर प्राइस बनती है। ठीक है, अब आपके पास इस शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई है। अब आप देखेंगे कि मार्केट में ये शेयर कितने का ट्रेड हो रहा है। वही वाली जो लास्ट प्रैक्टिस आपको बताई थी, वही दोबारा आप देखेंगे कि मार्केट में ये शेयर कितने का ट्रेड हो रहा है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप क्या देखेंगे? अगर आप देखेंगे कि ये इस शेयर की प्राइस मार्केट में कम है, तो आप लोग क्या करेंगे? इसको बाय कर लेंगे, क्योंकि इसकी प्राइस 32 तक वापस जानी है। और अगर 32 से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे? शेयर को सेल कर देंगे, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वापस 32 पे रिवर्ट हो। बात समझ में आ गई बच्चों सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा सबको? जी सर। गुड, ठीक है जी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि इसमें आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप हो, ताकि मज़ीद आप लोगों की जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। के बाद DPS कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, Scampini Technology is expected to generate 25 million in free cash flows next year, and free cash flows expected to grow at constant rate of 4% per year indefinitely. Scampini has no debt or preferred stock, and its WACC is 10%. If Scampini has 40 million shares of stock outstanding, what is the stock value per share? ये बिल्कुल 100% सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो आपने पहले देखा है, लेकिन इसमें बस एक चीज़ है कि इसमें आपको सिर्फ ईयर 1 की कैश फ्लो बताई गई है और इसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ है। आपने क्या करना है कि फ्यूचर की जो फ्री कैश फ्लोज हैं उसकी आपने जो है ईयर 1 के ऊपर ओवरऑल वैल्यूज़ को फोरकास्ट कर लेना है यूजिंग द स्टैंडर्ड फार्मूला। ठीक है ना? समझ रहे हैं आप लोग बात? 25 को ग्रो करके 1 स्टेज के बाद उसमें से आपने वैक माइनस ग्रोथ रेट करेंगे तो आपके पास फ्री कैश फ्लोज आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल में आप लोगों को इशू नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 915। Denzel Corporation is a fast growing supplier of office product analysis project the following free cash flows during the next 3 years, after which free cash flows is expected to grow at a constant 5% rate. Denzel WACC is 11%. What is the Denzel horizon or continuing value? What is the firm's market value today? And suppose Denzel has 112.6 million of debt and 25 million of stocks outstanding. What is your estimate of current price per share? क्वेश्चन ये भी सिंपल ही है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार इसको भी गो थ्रू हाथ से कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए। इसमें आपको पाइपलाइन बना के पहले ही दे दी गई है।
सॉरी टाइमलाइन, मेरे मुंह से पाइपलाइन पता नहीं बार बार निकल जाता, तो ऑफिस में पाइपलाइन कर करके ना, तो हम पाइपलाइन में घुसे रहते हैं। अच्छा जी, इसमें आपको ये टाइमलाइन दी गई है जिसमें आपको बताया गया कि एक फर्म है जिसकी फ्यूचर कैश फ्लो जो एक्सपेक्टेड है ईयर 1 पे -11 मिलियन डॉलर की है, ईयर 2 पे 17 मिलियन डॉलर की है, ईयर 3 पे 45 मिलियन डॉलर की है। इसके बाद आपकी कांस्टेंट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है किस रेट के ऊपर, किस रेट के ऊपर, 5% ग्रोथ रेट के ऊपर आपकी कांस्टेंट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और वैक जो है इस फर्म का कितना है, 11% है। अब सबसे पहले उसने पूछा कि व्हाट इज द डेंजल होराइजिंग और कंटिन्यूइंग वैल्यू, ठीक है। इसमें एक और लफ्ज हमने यूज किया था, वो कौन सा लफ्ज था, टर्मिनल वैल्यू, ठीक है। तीनों एक ही लफ्ज है, होराइजन कह लें, कंटिन्यूइंग वैल्यू कह लें या टर्मिनल वैल्यू कह लें, ये तीनों एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो। अच्छा, अब आपसे सबसे पहले ये पूछा गया कि इसकी कंटिन्यूइंग वैल्यू क्या है, तो कंटिन्यूइंग वैल्यू कहाँ पे है पता चल सकती है बच्चों, या टर्मिनल वैल्यू या होराइजन वैल्यू हमें कहाँ पे पता चलेगी, किस पॉइंट पे पता चलेगी, एनीवन? सेकंड ईयर में किसी को भी नहीं याद? नहीं बेटा, देखो मैंने आपको बताया है कि टर्मिनल वैल्यू हमेशा किस वक्त फाइंड आउट होती है, जब आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ग्रोथ रेट कांस्टेंट तो नहीं है ना, यहाँ पहले माइनस में आपके पास कैश फ्लो आ रही थी, फिर ग्रो के 17 मिलियन में चली गई, फिर 45 मिलियन में चली गई। अब गिवन है कि थर्ड ईयर के बाद आपकी जो है फ्यूचर कैश फ्लो एक्सपेक्टेड है टू ग्रो एट कितने रेट पे, थर्ड ईयर पे 11 एक्सपेक्टेड है कि आपकी ये 4% सॉरी 5% के 5% ऊपर आपकी 5%। कैश फ्लो ग्रो करेंगी। तो टर्मिनल वैल्यू किस पॉइंट पे पता चलेगी आपको, 0.3 के ऊपर, ठीक है। थर्ड ईयर में आपको टर्मिनल वैल्यू पता चलेगी। और टर्मिनल वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, टर्मिनल वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे कि आपके पास क्या होगा, FCF3 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय वैक माइनस जी। FCF3 कितनी है, 45 है, जी कितना है आपके पास 1 प्लस 0.05 है, और वैक कितना है आपके पास 0.11 है, और जी कितना है आपके पास 0.05, ठीक है। क्या आंसर आएगा बेटा इसका, $787.50 इस फर्म की टर्मिनल वैल्यू बनेगी, ठीक है। टर्मिनल वैल्यू में कौन सी वैल्यू होती है जहां पर, 787.083 जी बेटा सर, 787.0833 सर, समथिंग का। 0833 बन रही है, जी 45 सर, चलिए, थोड़ा बहुत 787। कैलकुलेशन का थोड़ा बहुत मसला होगा, अदरवाइज ठीक ही आंसर होगा, आपका भी ठीक है। 787 तो बन रही है ना, जी ठीक है सर, ना। जी सर। तो जी बहरहाल सर। मैंने तो कंप्यूटर के कैलकुलेटर पे किया, तो उस पर तो यही बन रही है, खैर आप देख लीजिएगा इसको। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी इस फर्म की टर्मिनल वैल्यू, ठीक है। अब उसने क्या है सेकेंड पार्ट में, what is the firm's market value today, assume that Denzler has zero non-operating assets। इस फर्म की मार्केट वैल्यू क्या है जबकि इस फर्म के पास जो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हैं वो जीरो हैं, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स का यहाँ पे कोई जरूरत पड़ेगी, इस पार्ट की अभी कोई जरूरत है, जी बच्चों। देखिए बेटा, इसने पूछा फर्म्स की मार्केट वैल्यू टुडे, टुडे फर्म की मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड आउट हो सकती है, जस्ट आपने फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर देना है बैक के ऊपर, यही फार्मूला है। जी सर। यही फार्मूला है ना, सिंपल सा।
तो ये जैसे आपको उसने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि इसका जीरो नॉन ऑपरेटिंग एसेट है, इसलिए इसके ऊपर अपने दिमाग लड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी अगर नीड पड़ेगी भी तो नेक्स्ट सी पार्ट में पड़ेगी, इस पार्ट में नहीं है। अब आपके पास 3 ऐसी कैश फ्लोज आ रही हैं और आपने क्या करना है, इनको डिस्काउंट करना है ताकि आपको मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म पता चल सके। पहली आपके पास कैश फ्लो है -11 डिवाइडेड बाय 1.11, दूसरी है 17 डिवाइडेड बाय 1.11 रेज़ टू द पावर 2, तीसरी क्या है आपके पास 45 प्लस 787.5, ये दो आपके पास कैश फ्लोज आ रही है ना, ये दो ही आ रही है ना, डिवाइडेड बाय 1.11 रेज़ टू द पावर 3। एक आपने ये भी कैलकुलेट की है, ठीक है, और एक आपके ये फ्यूचर की कैश फ्लो एट कांस्टेंट ग्रोथ रेट, ठीक है, और एक फ्री कैश फ्लो जो थर्ड ईयर पे आपके पास बन रही है वो कितनी की बन रही है, $45 की। तो ये 3 कैश फ्लोज अगर आप इसको डिस्काउंट करेंगे प्रेजेंट डे पे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ईयर 0 पे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस फर्म की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, 11 by 1. जी बेटा, जी बच्चों, लाइन पे हैं आप लोग? जी सर। 612.60 इस फर्म की मार्केट वैल्यू बन जाएगी बेसिस ऑन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, ठीक है। पार्ट ए का ये जवाब हो गया, ये पार्ट ए का जवाब है। पार्ट बी का क्या जवाब हो गया, 612.60, ठीक है ना। ठीक है। 612.60 आपके पास पार्ट बी का आंसर आ गया। अब वो कह रहा है थर्ड पार्ट में, सपोज डेंजलर हैज 112.60 मिलियन ऑफ डेट एंड 25 मिलियन शेयर्स ऑफ स्टॉक आउटस्टैंडिंग, व्हाट इज योर एस्टिमेट ऑफ करंट प्राइस पर शेयर। अब आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है सी पार्ट में, अब आपने सी पार्ट में यूज करना है मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक का फार्मूला। वो क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म माइनस क्या चीज माइनस करेंगे आप, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड प्रेफर्ड स्टॉक, और प्लस क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आपने फाइंड आउट की है 612.60, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और प्रेफर्ड स्टॉक गिवन है 112.60, और नेट ऑपरेटिंग एसेट्स नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स कितने गिवन है क्वेश्चन में, 0। यही बात है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 500 सर 500 आ जाता है सर। 500 मिलियन आपके पास आ जाएगा आंसर, वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब उसने पूछा है प्राइस पर शेयर बतानी है, तो प्राइस पर शेयर बताने निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो 500 आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं आपके पास, 25 मिलियन के, तो आपके पास क्या प्राइस आ जाएगी, $20 पर शेयर।
ठीक है, समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया बेटा सबको? ठीक है जी, ये तीनों पार्ट्स का आंसर मेरा ख्याल में इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई किसी किस्म की डिफिकल्टी आपको इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। अगर आपने किसी भी स्टॉक की अगर इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेस्ड ऑन फ्री कैश फ्लोज, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास उसकी एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और ग्रोथ रेट भी पता होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज जब जहाँ पे कांस्टेंट हो जाएंगी वहाँ पर आपने उसकी टर्मिनल वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है कि कांस्टेंट रेट के ऊपर आपकी जो है फ्यूचर में फ्री कैश फ्लोज की टर्मिनल वैल्यू क्या बन रही है। इसके बाद आपने क्या करना है कि तमाम फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट बैक करेंगे ऑन बैक, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके फर्म की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। मार्केट वैल्यू फर्म की फाइंड आउट करने के बाद आपने मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालनी है, तो मार्केट वैल्यू फर्म आ गई, इसमें से डेट और प्रेफर्ड स्टॉक निकाल देंगे तो रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाएगा? इक्विटी। और अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एसेट है वो उसमें ऐड बैक कर देंगे तो आपके पास अल्टीमेटली क्या चीज़ बचेगी? आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक बच जाएगी। और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए, प्राइस पर शेयर निकालने के लिए स्टॉक की मार्केट वैल्यू को आप नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास प्राइस पर शेयर आ जाएगा। ठीक है बेटा? ओके है बेटा। एक और क्वेश्चन है 919 Rentinsley invest a large sum of money in R&D. Afterwards, Bentley does not pay any dividends and it has no plans to spend in the near future. A major pension fund is interested in purchasing the stock. The pension fund manager has estimated Bentley's free cash flows for next 4 years as follows: 3 million, 6 million, 8 million, 16 million. After the 4-year free cash flows back 9 of the firm has 15 million in non-operating assets, 7.5 million shares of common stock outstanding. What is the present value of free cash flows projected during the next 4 years? What is the firm's horizon continuing value? What is the market value of company's operation? What is the firm's total market value today? ठीक है जी। और फाइनली क्या है? What is the estimate of Bentley price per share? ये सेम वही क्वेश्चन है जो पहले की है। मेरा ख्याल में क्वेश्चन तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें असल में जो आप लोग पुराना पढ़ के हैं ना वो चीजें आ रही हैं इसमें बेसिकली। Assume that today is December 31st, 2018, that the following information applies to Abner Airline. After tax operating income, EBIT 1 minus T for 2009 is expected to be 400 million. The depreciation expense for 2019 is expected to be 140 million. The capital expenditure for 2019 are expected to be 225 million. No change is expected in the net operating working capital. The free cash flow is expected to grow at a constant rate of 6% per year. The required return on equity is 14%. The WACC is 10%. The firm has 200 million of non-operating assets. The market value of company's debt is 3.875 million. 200 million of stock are outstanding. ठीक है जी। आपने फाइंड आउट क्या करना है? सही कहाँ लिखा हुआ? The corporate valuation model approach, what should be the company's stock price today? Stock price ही आपने बेसिकली क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसमें आपको जो फ्री कैश फ्लो गिवन है वो एक भी नहीं गिवन। ठीक है,
आपको बताया गया कि आज जो है ना वो 2018 31 दिसंबर 2019 में एक्सपेक्टेड है कि एक फर्म की EBIT इंटू 1 माइनस 3 यानी ऑपरेटिंग इनकम जो है वो होगी, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम होगी 400 मिलियन की, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 140 मिलियन का और कैपिटल एक्सपेंडिचर 225 मिलियन के हैं। नेट कैपिटल वर्किंग कैपिटल आपका क्या है, चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल निल है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द फ्यूचर कैश फ्लो। तो फ्यूचर कैश फ्लो का क्या फार्मूला है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन माइनस चेंज इन नेट फिक्स एसेट्स माइनस, या इसको कैपेक्स मेरे ख्याल में लफ्ज़ हमने यूज़ किया हो तो आप उसी के साथ स्टिक रहें ताकि आप लोगों को याद रहे, माइनस चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल। नो पैड क्या होती है, EBIT इंटू 1 माइनस 3, वो कितनी गिवन है, 400 मिलियन गिवन है। ठीक है, टैक्स एडजस्टेड है ऑलरेडी। डेप्रिसिएशन कितनी गिवन है, 140 मिलियन की, वो इसमें ऐड बैक हो जाएगी। चेंज इन कैपेक्स कितना है जी, 225 मिलियन का, वो इसमें से माइनस हो जाएगा। और चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है तो वो जीरो होगी। तो ये फिक्स कैश फ्लोज सॉरी फ्री कैश फ्लोज फॉर 2019 आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगी, प्लस 140 माइनस 225, तो 315 मिलियन की आपके पास एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ जाएगी 2019 की। तो अगर हम इसकी टाइमलाइन बना लें, ये 2018 है, तो 2019 में आपके पास और 2019 में आपके पास कैश फ्लो एक्सपेक्टेड है 315 मिलियन की। इसके बाद आपके पास कांस्टेंट रेट है कितना, 6% का। ठीक है, तो अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली अब आप स्टेप वाइज आगे चलते जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप में तो आपने फाइंड आउट कर लिया, स्टेप 1 में आपने फाइंड आउट कर लिया फर्म की फ्री कैश फ्लोज इन 2019। ठीक है, इसके बाद आपने देखना है कि इसके बाद जो है फर्म की टर्मिनल वैल्यू कितनी बन रही है, 2019 में फर्म की टर्मिनल वैल्यू कितनी बन रही है। तो टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए आप लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, आप यूज करेंगे FCF ऑफ 2019 into 1 plus G divided by WACC minus G। 2019 में कितनी फ्री कैश फ्लोज है, 315 की हैं। 1 प्लस G कितना बन रहा है आपके पास, 1.0। ग्रोथ रेट कितने, मैं हर फिर आप लोग चले गए हैं, मैं अकेला बोल रहा हूँ। नहीं सर। शुक्र। नहीं सर, इधर ही है सर। अच्छा अच्छा, चलो 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 चलो, मैंने क्या शायद चलेंगे, मैं वैसे टेस्टिंग कर रहा था साथ साथ। नहीं सर, इधर ही है सर। अच्छा अच्छा, गुड हो, चलें कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं वैसे ही आप लोगों को तंग भी कर रहा हूँ साथ साथ ताकि आप लोग जागते रहें, वरना ये फाइनेंस पढ़ के लोगों को नींद ही आ जाती है बात बात। 10% आपके पास बैक है और ग्रोथ रेट आपके पास कितना है, 0.06 है। तो आपके पास क्या बन जाएगी टर्मिनल वैल्यू, 315 इंटू 1.06 डिवाइडेड बाय 0.04, तो 8347.5 डॉलर आपके पास क्या बन जाएगी इस फर्म की टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को। अब आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, अभी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है इस फर्म की मार्केट वैल्यू। अब आपको टर्मिनल वैल्यू भी पता चल गई है और फ्री कैश फ्लो 2019 की पता चल गई है। मार्केट वैल्यू कैसे पता चलेगी, आप 8662.50 को अगर 1 पीरियड के लिए डिस्काउंट कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, इस फर्म की मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगी, FCF 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस WACC, यही है। और FCF 1 क्या बन रही है आपके पास, इसमें टर्मिनल वैल्यू शामिल कर दी है आपने, 8662.50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10। ठीक है, इसको आपने डिस्काउंट किया
फर्म की वैल्यू आ गई 7875 डॉलर। गुड, शाबाश। $7875 आपके पास इस फर्म की मार्केट वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गई। अगला स्टेप बताएं क्या करना है हमने। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकाल ली है, अब हमने क्या निकालनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ, सो गए फिर, स्टॉक निकालनी है। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगी, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड प्रेफर्ड स्टॉक प्लस नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आपने फाइंड आउट कर ली 7875, मार्केट वैल्यू ऑफ डिविडेंड और प्रेफर्ड स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 3.875 बिलियन। ये कितने मिलियन होगी भाई, 3.875 बिलियन कितने मिलियन हो जाएगी, 3875 मिलियन हो जाएगी ना बच्चों। ये तो बच्चों का क्वेश्चन है। प्लस नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है, कितने गिवन है, 200 मिलियन। ठीक है, क्या आंसर आया, $4200 इस फर्म की मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक आ गई। ठीक है बेटा, अब आपने फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, शेयर की स्टॉक प्राइस आज की, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आज की स्टॉक प्राइस निकालनी है। और आपके पास आपको बताया गया 200 मिलियन शेयर जो है इस फर्म के आउटस्टैंडिंग है। तो पी नॉट कैसे निकल आएगी, MP मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है, 4200, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, 200। तो क्या आ जाएगा जी, कितनी आएगी वैल्यू, $2100 आएगी पर शेयर। 21। जी सर, जी $21, जी सर बोलने वाला जाके 21 आएगी सर। $21 आएगी पर सर। शेयर। ठीक है, $21 पर भाई। शेयर आपकी इस फर्म की स्टॉक जी जी प्राइस जोएब भाई। हाँ जाग जाएगी। ठीक है, तो इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को। ये बताएं कि इसमें ये एक क्वेश्चन में दिया गया है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 14%, ये मैंने यूज क्यों नहीं किया, कहीं पे भी यूज नहीं किया ना। जी सर, क्यों नहीं किया, नाराजगी है मेरी इससे कोई, नहीं है ना, इसकी जरूरत नहीं है बेटा, इसलिए यूज नहीं किया। ये इन्होंने आपको तंग करने के लिए एक फिलर देते हैं ना जब क्वेश्चन में, तो ये एक फिलर आपको दिया गया था कि रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इक्विटीज 14%। आपने बेसिकली जब वैक की बात कर रहे होते हैं तो आपके अंदर, आपके बैक में बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट दोनों शामिल होती हैं। तो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है इसका आपका कंसर्न ही नहीं है। आप चूंकि जो मॉडल यूज कर रहे हैं इसमें आप लोग फ्री कैश फ्लो मेथड से आप जो है ना शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपको रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इक्विटी की जरूरत ही नहीं है। आप क्या यूज करेंगे, आप वैक यूज कर रहे हैं, इसलिए ये जो आपको दिया गया ये खाली आपको तंग करने के लिए दिया गया। बात समझ में आ गई बस सर सबको ये बेटा? क्वेश्चन पेपर में नहीं देना। ठीक है सर। क्यों यार, इतनी बस सर देर से ऐसे आपको ट्रिकी इतने प्यारे क्वेश्चंस, तरीके से, हाँ बस सर ऐसे ट्रिकी यार क्वेश्चंस पेपर में नहीं देने हैं। इसमें एक ही ट्रिक आपको दिखाई है, बाकी क्या चीज आपके पास प्रॉब्लम है ये बता दो। इतना स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अभी भी आप लोगों को अगर ये समझ में आए कॉन्सेप्ट तो फिर तो सर अरे दिमाग बड़ा रिलैक्स था कि अभी यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो आपसे क्वेश्चंस वहाँ पे फिजिकली बैठकर समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ आएंगे। कॉल पे पहले ही बहुत मुश्किल होता है सर, और अब तो यूनिवर्सिटी भी ओपन नहीं हो रही। यूनिवर्सिटी का आगे कंफर्म के ओपन नहीं हो रही। सर अभी तक 15 नहीं जुलाई सर, को, हाँ जी। 15 जुलाई तक वैसे तो टाइम है नहीं ना। आ रहे।
बहरहाल मुश्किल ही है, वैसे इम्पॉसिबल है कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन करें, मुश्किल हो जाएगी इनके लिए, गवर्नमेंट के लिए भी ना। तो बहरहाल आप सर लोग आप जो है कैसे चीज़ों पेपर को, लेने वाले हैं ये तो बताए ना, सर अकाउंटिंग का मुझे पेपर खुद नहीं कैसे लें? पता, मुझे खुद नहीं पता, जो मुझे गाइड करेगी ना यूनिवर्सिटी उसी तरह मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी मेरे पेपर की। मेरा कॉन्सेप्ट्स का आप देखें, कॉन्सेप्ट्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझसे ज़रूर समझें। पेपर की आप लोगों को मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि भाई बच्चों पेपर का ना आप लोग टेंशन ना लिया करें, वो मेरी टेंशन है। पेपर सर मैंने बनाना है, आप लोगों को देना है। आप लोग अगर अच्छा पढ़ के आएंगे तो आप लोगों के नंबर ही बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। वो तो ठीक है, यूनिवर्सिटी तो बंद रहेगी, वो तो हमें कंफर्म हो गया, और टीचर्स ने सिलेबस भी शेयर कर दिया है, मतलब डिस्काउंट भी कर हाँ, दिया कोविड-19 की वजह से। मतलब जैसे अच्छा। टीचर्स ने 10 चैप्टर्स कराए हैं कोर्स आउटलाइन में, तो टीचर्स के तो 15 चैप्टर्स थे। तो आपको आप बाकी कितने टीचर्स ने चैप्टर्स? क्या बताया है? बाकी टीचर्स ने क्या बताया, किस तरह पेपर लेंगे वो? कोई उनको गाइडलाइन है उनके पास? मैं बताता हूँ सर, जैसे रिसर्च सर का पेपर था ना हमारा, उसमें ये जी। था कि उन्होंने थोड़े से एमसीक्यूज ले लिए सर एक पेपर, और हमें टेक होम एग्जाम देंगे 12 घंटे का। अच्छा। तो वो जो अच्छा। है ना, उसमें जो हमने उन्होंने टर्म प्रोजेक्ट दिया था ना रिसर्च का, उसी के ऊपर जी हमें जी। जो है ना वो हमें रिसर्च करनी होगी, ये उन्होंने बताया सही। था। तो सही। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है उसका ये होगा कि वो उसका भी ऑनलाइन पेपर होगा हमारा। उसका ये है कि सर ने जो अच्छा। है ना, हमें उन्होंने 10 चैप्टर्स कराए थे, लेकिन उसमें से उन्होंने 4 सही। चैप्टर्स स्किम डाउन कर दिए हैं, और 6 चैप्टर्स जो है ना उन्होंने हमें कल शेयर किया कि जो है ना उसमें से 4 चैप्टर्स उन्होंने रिड्यूस कर दिए हैं। उन्होंने भी इसी तरह ऑनलाइन हमें पढ़ाया है। तो इसी ठीक तरह है। सर आप भी सिलेबस काइंडली शेयर कर दें, ताकि हम तैयारी शुरू कर दें ना, कि जो चैप्टर्स उफ, हैं मतलब आप पेपर मेरे में बच्चे इंक्लूड कितने करने वाले आप हैं। लोग बेताब, कितने बेताब है आप लोग पढ़ने के लिए, हैं? यही सर ये बात है। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, मतलब ऐसे अभी ना तक। करो सर ना मेरा अभी बेटा। मतलब के लिए आप सर थोड़े से टू बी कंफ्यूज ऑनेस्ट हैं अकाउंटिंग बाकी सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है। जो बाकी सब्जेक्ट्स नहीं हैं सर अभी तक वहाँ पे आप, हमें प्रोजेक्ट्स मिले, वो प्रोजेक्ट्स में एडजस्ट हो रहे हैं। तो जी जी यहाँ बोलो। पे तो हमारे लिए प्रोजेक्ट नहीं होगा, असाइनमेंट्स होंगे और पेपर होगा जैसा भी आपने देना होगा, या आप असाइनमेंट देंगे घर से करने के लिए, वो इस तरह से कुछ टेक होगा। होम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो बेटा। वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट मुझे बताया गया, 3 चीज़ें हैं, एक एमसीक्यूज हैं, एक आप लोगों का क्या कहते हैं क्लास असाइनमेंट्स हैं, और एक तीसरी चीज़ टेक होम एग्जाम है। तो मैं ये है कि सर से डिस्कस करके, आपकी यूनिवर्सिटी से डिस्कस करके आप लोगों को रिवर्ट कर देता हूँ कि आप लोगों को कैसा होगा सिलेबस का। आप लोग जो है ना वो जहन में रखेंगे, जो कोविड में आप लोगों ने चैप्टर पढ़े ना वो तकरीबन सारे इंक्लूडेड होंगे। जी सर। ठीक है। ठीक है सर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह सारे इंक्लूडेड होंगे। उससे पहले वालों को देखेंगे कि उसको हम क्या करें, उसको कितना उसमें से आप लोगों को जो है ना रिलैक्सेशन दी जा सकती है। वैसे तो उसमें से मोस्टली कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, और जब टेक होम एग्जाम होगा तो फिर आप लोगों को टेंशन किस बात की है? आप लोगों ने भावी मशवरे से ही करना है ना। आप लोगों ने कौन सा अभी असाइनमेंट मैंने देखी नहीं है, अल्लाह खैर करे। बस भावी मशवरे वाली असाइनमेंट जो है ना वो पहले जहन में रखेंगे, उनको नंबर जो है ना उनमें कमी बेशी होगी चाहे जिस मर्जी ने बनाई हो। हम्म। हम्म, ठीक है। हाँ लेकिन सर फिर भी जो है ना, इन चीजों को एस्टिमेशन करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए ना टाइम स्टूडेंट को चाहिए होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत टाइम क्योंकि आप मैं लोगों को मिला है। क्योंकि जितना फर्स्ट टाइम टाइम जो आप है लोगों को कोरोना मिला है, वायरस हुआ है, और इस तरह पेपर देने पड़ रहे हैं मुझे, तो जो दुआ है ना करो कवर हो जाए कंधों पे तो बोझ सेकंड बहुत है। टाइम ना हो। ओहो, जी सर। बच्चे बेचारे मजबूर हुए हुए हैं। जी सर। चले आपकी मजबूरी का हम फायदा नहीं उठाएंगे इंशाल्लाह। जी सर। अभी एक ब्रेक करें प्रेयर की, नमाज की, इंशाल्लाह नमाज की ब्रेक के बाद मिलते हैं। शुक्रिया सर। ठीक है बच्चे। जी जी सर। बहुत ओके, बहुत शुक्रिया। सामने। वालेकुम सलाम सर।